अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। जाग जाएं, बड़ी मज़ेदार आज की सुबह है क्योंकि आज हमारे पास है कुछ मज़ेदार ख़बरें। रोज़ की तरह मैं हूँ शफ़ात अली के साथ। मैं मदीहा नकवी यहाँ मौजूद है, शफात अली यहाँ मौजूद है। अजीब गरीब सी बात हो गई। खैर एनीवे जनाब, पता चल गया जी किसने क्या? अरेस्ट किया था सफदर साहब को। पता चल गया फाइनली। सीसीटीवी फुटेज भी आ गई। सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा, देख भी रहे हैं, हमारे चैनल पे चल भी रही है। आप इसके ऊपर तबसरे भी कल रात सुनते आए हैं। आज हम भी ज़रा इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस मामले को। साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। बिल्कुल शफ़ात, और स्पेसिफिकली जो पीएमसी ने, जो एमकैट के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे साल तैयारी की अपने मेडिकल टेस्ट की, वो बच्चे बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि भाई एकदम से आपने ऑलमोस्ट 25 दिन पहले सिलेबस से बिल्कुल चेंज कर दिया है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। हुई है ये ना कि शफ़ात जो इतने सालों की मेहनत है वो उनकी रायगा चली जाए। मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट होने वाले हैं, सिलेबस क्या होगा ये बहरहाल अभी तय होना है। इस हवाले से भी बात करेंगे, मगर सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी, और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची में 19 अक्टूबर की सुबह 5 स्टार होटल के कमरे में मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफ्दर को कैसे हिरासत में लिया गया था। इस हवाले से जो वीडियो है ये मंजर आम पर आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुतल्लिका ब्रिगेड थाने के जो पुलिस एहलकार हैं वही होटल पहुंचे थे और उन्होंने वहां से मज़ार कायद के अंदर नारेबाजी करने के जुर्म में कैप्टन सफ्दर को हिरासत में लिया था। कोई रेंजर्स एहलकार वहां पे हमें नजर नहीं आया। इस फुटेज में तो कम से कम नहीं नजर आया, ना ही किसी और इदारे का एहलकार दिखाई दिया। पुलिस एहलकार ही नीचे तक लेके आए कैप्टन सफदर को, और कैप्टन सफदर बगैर मज़ाहमत के साथ जाते दिखाई दिए। फुटेज में जोर ज़बरदस्ती या बदतमीजी का भी कोई तासुर नहीं मिला। मोबाइल में बैठने से पहले भी कैप्टन सफदर ने नारेबाजी की, और दूसरी जानिब एक बार फिर नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची वाक़े का इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत पर आयद किया है। वो सूबे पर हमलावर, हमने एफआईआर की दरख्वास्त दे दी है, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। गवर्नर सिंध की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा, उसका क्या ताल्लुक है? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और पाकिस्तान रेंजर सिंध वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं। किसी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं इन दो इदारों को। और दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज जी कहते हैं कि अपोजिशन इस सारे मामले पर नाटक कर रही है। इस वक्त 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ था जब मॉडल टाउन में ख़वातीन को गोलियां मारी गई थीं। आप चेन ऑफ कमांड की बात करते हैं, हाकान साहब आप तो सबसे बड़े वायलेटर थे उसके। 99 को भूल गए आप? अपने सियासी मकासद के लिए आप इस तरह का नाटक रचा रहे हैं। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कैप्टन सफदर और बेगम अपने अपने कमरों में थे, चादर और चार दीवारी का ड्रामा रचाया गया। मज़ार कायद की कोई चादर और चार दीवारी नहीं, असल एजेंडा फौज और इदारों पर दबाव डालना है। दावे से कहता हूं अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा। सफदर अवान साहब अपने कमरे में थे, बेगम सफदर अवान साहिबा अपने कमरे में थी, और यहाँ पे ड्रामा रचाया जा रहा है। जनाब चादर चार दीवारी डिस्टर्ब हो गई तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है मज़ार कायद की कोई चादर चार दीवारी नहीं है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कोर कमांडर कराची को कहा कि फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दो। उसके बाद तुक बनती है कि आप ड्रामेबाजियां करें। जनाब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आईजी सिंध की बेतुकीरी हो गई जी। क्यों कि उस आईजी सिंध ने आपकी तौकीर कायम करने के लिए ओमनी ग्रुप के करप्शन केसेस के अंदर आपको फैसिलिटेट किया था, और इसी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको सीसीपीओ कराची के ओहदे से हटवाया था। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की कराची में गिरफ्तारी और पुलिस की सीनियर क़यादत के साथ नारवा सलूक के मामले पर वुज़रा पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस कमेटी में 5 वुज़रा शामिल हैं, जिनके उनके कन्वीनर वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी हैं, और कमेटी के दीगर अरकान में सूबाई वुज़रा नासिर हुसैन शाह, सरदार शाह, अवैस कादिर शाह और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी शामिल हैं। इससे पहले शफात, क्योंकि हम मुसलसल बात कर रहे थे, गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है, खुद नेक्टा ने भी वार्निंग दी है कि मुल्क में जो हालात हैं, स्पेसिफिकली जो बलूचिस्तान में जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो हालात ख़राब कर सकते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी ज्वाइन कर, लेकिन ज़ुबैर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ज़रा हम उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मावन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म इमरान खान के शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गिल साहब ये बताइएगा कि कराची वाक़े के बाद के जो मनाजिर, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि गिरफ्तारी पुलिस की जानिब से की गई है।
पुलिस जो है वही इन्वॉल्व थी, वही कैप्टन सफदर को उनके कमरे से लेके नीचे गाड़ी तक लेके आई है। लेकिन नून लीग का मौक़िफ़ है कि ये मामला आप लोगों ने करवाया है, क्या कहेंगे इस पे? ये मिलजुल के बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है पहले टाइम से। इसको सारे को जो नवाज शरीफ का मुल्क दुश्मन बयानिया है उसी की सिमत लेके जाने की कोशिश की जा रही थी कि इदारों पे डाल दें, हर चीज ये इदारों पे डालना चाहते हैं। सीसीटीवी फुटेज से दो बातें क्लियर हो गई। एक कि इसमें पुलिस के अलावा और कोई इन्वॉल्व नहीं था। दूसरा, इन्होंने अपने मनपसंद चैनल से ये भी कहलवाया कि उसमें सादा कपड़ों में कुछ लोग हदायत ले रहे थे और वो इस तरह का एक देने का तासर देने की कोशिश की गई कि शायद वो लोग एजेंसियों में से थे या इदारों में से थे। वो भी क्लियर हो गया कि वो मरियम सफदर के अपना गार्ड था जिसका नाम शकूर है, जिसको वो दिखाया गया और इस तरीके से प्रेजेंट किया गया। तो इसमें दो चीजें क्लियर हो गई। एक तो सिर्फ पुलिस इन्वॉल्व थी, दूसरी चीज इस फुटेज से ये क्लियर हो गई कि जो मरियम सफदर झूठ बोल रही थी कि दरवाजा तोड़ा गया, किसी ने दरवाजा नहीं तोड़ा। फुटेज में बड़ा क्लियर है और बड़े आराम से, और जिसको दरवाजा तोड़ने का जो तासर दिया गया एक चैनल पे वो उस शख्स के थ्रू दिया गया जिसका नाम शकूर है और जो मरियम सफदर का अपना बॉडीगार्ड है, और उसी को दिखा के कहा गया कि ये देखें दरवाजे को खोलने की और तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि इनका अपना गार्ड है। ना दरवाजा टूटा, ना पुलिस के अलावा कोई और इन्वॉल्व था इसमें। ये दो चीजें क्लियर हो गई। इसके साथ साथ ये भी क्लियर हो गया कि जो वजीर आला सिंध है उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस माना कि हमारी पुलिस ने किया। फिर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया। फिर पुलिस ने अपना एक ट्वीट भी किया कि हमने तमाम चीजें कानून के मुताबिक की। तो ये इनको खुद नहीं समझ आ रही कि विकेट की किस तरफ खेलना है। एक तरफ इदारों पे डालते हैं, फिर खुद ही कहते हैं शहबाज कि साहब, ये ठीक किया ये है। कहिएगा तो कि एक तरफ जब आर्मी चीफ ने इस तमाम तर वाक़े का नोटिस भी लिया और इसकी तहकीकात का ऐलान भी किया, तो दूसरी जानब ने ये भी देखा कि सिंध हुकूमत ने इसकी तहकीकात के लिए सूबाई वुज़रा की भी कमेटी बनाई है। तो आपको लगता है कि उस ऐलान के बाद इसकी ज़रूरत थी इस अमर की? वो उस कमेटी में चुन चुन के ऐसे लोग रखे हैं जो सबसे बड़ा झूठ बोल सके, इसलिए उसके ऊपर किसने यकीन करना है उस कमेटी पे। और अपनी मनपसंद, पहले से ही मैं बता देता हूँ कि जो सिंध की कमेटी बनेगी उसकी जो फाइंडिंग्स आएंगी वो उस पर मेरा नहीं ख्याल के कोई जो लोग इतना यकीन कर सकेंगे, क्योंकि पहले ही ये वाजे हो गया कि सिंध गवर्नमेंट जो है एक तरफ मान रही है कि जुर्म हुआ, उसकी मजम्मत भी कर रही है, ये भी कह रही है पुलिस ने ठीक किया, और दूसरी तरफ वावेला भी कर रही है। तो ये तो पहले ही साबित हो गया कि सिंध गवर्नमेंट या अपनी खुशी से या मरियम नवाज के प्रेशर से सिंध गवर्नमेंट जो है वो एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, एक झूठी कैंपेन बिल्ड कर रही है। तो उनके बुजरा भी तो वैसे ही तहकीक करेंगे, तो उनसे और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गिल साहब, नेक्टा की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है, कोयटा में मुमकिन दहशतगर्दी का खदशा जाहिर किया गया है। इस अभी चंद दिनों में अपोजिशन का जलसा भी वहाँ पे मुतवक्के है, क्या कहिएगा इस पर? गवर्नमेंट की ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मुल्क में के तमाम शहरियों की सिक्योरिटी जो है उसको यकीनी बनाया जाए, और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी कोई इंफॉर्मेशन हो वो फौरी तौर पर रेलेवेंट लोगों के साथ शेयर की जाए। आपको पता है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान हमारे 25 से ज़्यादा जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के बहादुर जवान हैं उन्होंने शहादतें दी हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आपके सामने है कि जब इतनी सारी शहादतें हुई हैं पिछले एक हफ्ते में, तो आपको ये तो समझ आ गई कि उस एरिया में प्रॉब्लम है। आप क्योंकि उस प्रॉब्लम का जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके पास मजीद इन्फॉर्मेशन जो आई है वो शेयर की गई है। तो अब अगर हम ये कहेंगे कि इसकी बेस पर ना करें तो ये कहा जाएगा कि शायद अपोजिशन को मरूब करने के लिए ये किस तरीके से ये बात की जा रही है। डाटा आपके सामने है, आपको मैंने बता दिया कि पिछले एक हफ्ते में हमारे 25 से ज़्यादा जो हमारे बहादुर जवान हैं उनकी शहादतें हुई हैं उन्हीं इलाकों में। और इसी सिचुएशन में हमारे पास इंटेलिजेंस जो अगली रिपोर्ट्स आई हैं वो शेयर की गई हैं। और इसमें अक्लमंदी की बात तो यही है कि किसी भी एक्स्ट्रा रश और हजूम से गुरेज किया जाए,
जब तक कि क्लियर नहीं हो जाती सारी चीजें। अक्लमंदी की बात यही कि लेकिन किसी भी बहरहाल एक्स्ट्रा रश या हजूम से परहेज किया जाए जब तक तमाम तर जो मामलात हैं और तमाम तर सिक्योरिटी के खदशात हैं वो दूर नहीं हो जाते। बहुत शुक्रिया जी। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। जानिब हम सिंध हुकूमत का भी मौक़िफ़ जान लेते इस हवाले से, और इस हवाले से बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है मुर्तज़ा वहाब साहब ने। मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत ने 19 अक्टूबर के सुबह जो वाक़या हुआ था उसके लिए जो तहकीकाती कमेटी जो कायम की है, इस अमर की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे आर्मी चीफ ने भी नोटिस ले लिया गया था, और साथ में बताइएगा कि तरीक़ेकार क्या होगा और क्या टाइम फ्रेम को आपने मुतय्यन किया कि इस टाइम तक रिपोर्ट आ जाएगी? देखिए, ये ऐलान वज़ीर आला सिंध ने किया था उस वाक़ये के हवाले से कैप्टन सफदर के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई थी और बाद में उनकी जो गिरफ्तारी की गई थी, उसके आज नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है। 5 मेंबर पर मुश्तमिल ये कमेटी को 30 रोज़ का टाइम दिया गया उस कमेटी को कि वो अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को सबमिट करे। तो इंशाल्लाह 30 रोज़ के अंदर रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। मुर्तज़ा, तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की ईमा पर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हुई है, आप क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि PTI का मतलब ही है पाकिस्तान तहरीक इल्ज़ाम। ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं और कुछ नहीं करते। अफसोस होता है इन लोगों की बयानबाजी को देखकर। मैं समझता हूँ कि PTI की ईमा पर ये तमाम चीज़ें की गई थी, उनका प्रेशर था। उनके मेंबरान सूबाई असम्बली थाने गए और वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने पुलिस एहलकार को हिरासा किया, उसकी वीडियोज़ आप तमाम लोगों के सामने हैं। इन्हीं लोगों ने IG सिंध के हवाले से और चीफ सेक्रेटरी सिंध के हवाले से जो बयानबाजी की वो भी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चल चुकी है। उसके बाद एक अहम वफाकी वजीर थाने पर पहुंचे, उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने भी बड़ी गैर मुनासिब गुफ्तगू थाने के बाहर की। तो मैं समझता हूँ कि PTI की वजह से ये तमाम कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, और अब चूंकि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सिंध हुकूमत ने बना दी है तो PTI वाले परेशान हैं कि वो जब कमेटी बैठेगी और तमाम चीज़ों को देखेगी तो नेचुरली ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि PTI ने ऑफिशियल कामों में मदाखलत करने की कोशिश की, पुलिस के कामों में मदाखलत करने की कोशिश की, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी कानून के फॉलोअर को, किसी भी आइन के फॉलोअर को नहीं करना चाहिए थी। अच्छा, मुर्तज़ा ये कहेगा कि नून लीग का कहना है कि इस वाक़े में चादर और चार दीवारें का तकद्दुस पामाल किया गया, इसको कैसे तय किया जाएगा? तो क्या तरीक़ेकार होगा इस हवाले से कमेटी का? देखिए, जो आज कमेटी सिंध हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूट किया उसके अंदर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के हवाले से भी एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐड किया गया, और कमेटी देखेगी तमाम जो एविडेंस सामने लाया जाएगा उसमें चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि आया किसी की प्राइवेसी को, किसी की डिग्निटी को गलत तरीके से पुलिस ने मुतासिर किया नहीं किया। वो तमाम चीज़ें जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी उसमें वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ बता रहे थे कमेटी कंस्टिट्यूट हो गई है और अब कमेटी तय करेगी कि कौन कौन सी शकें लगनी चाहिए। इल्ज़ामात बहरहाल हर तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये कमेटी तय करेगी इंक्वायरी में कि असल वाक़या क्या हुआ, जो मेरे ख्याल में अब किसी हद तक क्लियर भी हो चुका है कि असल वाक़या क्या हुआ था। खैर जनाब, अब ज़रा कोविड-19 के हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल शबाब, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब हम रोज़ जब सुबह अपना जो शो शुरू करते थे तो आपको हम कोविड के हवाले से अपडेट देते थे। उसके बाद ऑफ कोर्स जैसे जैसे केसेस जो है वो कम होते गए, फिर हम उस हवाले से, क्योंकि जो पैनिक था लोगों में वो भी कम हो गया, केसेस भी कम आना शुरू हो गए। लेकिन अब मसला शफात ये है कि लोगों को लगता है कि शायद अगर मीडिया में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा रही तो ये ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो कोरोना की जो दूसरी लहर, ऐसा समझा जा रहा है कि वो वापस आ गई है। क्योंकि अगर आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज के दिन शफात को 13 मरीज जो हैं वो कोविड की वजह से इंतकाल कर गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 13 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। ये आदाद शुमार नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से शेयर किए गए हैं, जिससे पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वालों की कुल तादाद 6715 हो गई है और 24 घंटे के दौरान 27,050 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके दौरान 736 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस की तादाद 3,26,216, जबकि सेहतयाब अफराद की तादाद 3,19,646 है। और गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 550 मरीज सेहतयाब हुए और पाकिस्तान में अब टोटल जो एक्टिव केसेस हैं वो तकरीबन 9,855 रह गए हैं, जिनमें से 586
अब भी संजीदा नौयत के केसेस। बिल्कुल शफात, और दुनिया भर में जो कोरोना की जो सेकंड वेव ने एक बार फिर से हिट कर लिया है। यूरोप जो कि सबसे पहले, जो क्योंकि इटली से लगता था चाइना से, लेकिन इटली में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कोविड की वजह से। तो अब जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कोरोना ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है, और कोविड-19 की नई लहर से वहाँ पर अस्पतालों में एक बार फिर बोझ बढ़ने का खतरा है। और बेल्जियम में तो उनके वजीर सेहत ने अब नए केसेस को इन्फेक्शंस का सुनामी करार दे दिया है। और मुल्क में एमरजेंसी के अलावा तमाम दीगर तिब्बी सहूलियात को मुअत्तल कर दिया गया है ताकि कोरोना से मुतासर अफराद के इलाज को तरजीह दी जा सके। स्पेन के शहर बार्सिलोना में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के मुताबिक वबा के 50 लाख से ज़ायद केसेस रजिस्टर किए जा चुके हैं, जबकि वायरस से मरने वाले अफराद की तादाद 2 लाख से ज़ायद। 20 ममालिक में वायरस के नए केसेस बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। सो एक बार फिर हमेशा की तरह, रोज़ की तरह आपसे हमारी यही अपील है, आपसे हमारी यही दरख्वास्त है, नहायत ही हम्बल दरख्वास्त है कि प्लीज़ सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, हाथ धोएं, मास्क पहनें और कोशिश करें कि आप उन इज्तिमात में ना जाएं जहां आपको ख़तरा, क्योंकि शफात अब तो देखा है कि लोग बड़े आराम से इज्तिमात भी हो रहे हैं, इवेंट्स भी हो रहे हैं, गेट टुगेदर्स भी हो रहे हैं, रेस्टोरेंट भी खुल गए, तो लोगों को लगता है भाई अब तो गया। और ये ध्यान में रखिए जी, कोई टोटका, कोई दवाई, कोई टोना जो है ना वो इस बीमारी का इलाज नहीं है। सना मक्खी के बारे में लोग कितनी बात कर रहे थे, आगा गफ्फार ने भी कह दिया कि भाई इट्स क्रॉनिक, आपको कॉन्स्टिपेशन हो देन इट्स अ वेरी गुड। मेरे ख्याल में सिर्फ एक चीज काम कर सकती है और वो ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ साफ रखें और मास्क पहने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और कल हमने महंगाई के हवाले से बात की थी, हमने कल ग्रोसरी आइटम्स की बात की थी, बेकरी आइटम्स की बात की थी, हमने कल पोल्ट्री आइटम्स की बात की थी और डेयरी आइटम्स की बात भी की थी। यस, और वो तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रखी और हुक्काम बाला तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की कि इस वक्त गरीब के वस्सों बाहर हो गया है मामला, गरीब की दस्तरस से, गरीब की पहुंच से चीज़ें बाहर हो गई हैं। बिल्कुल शफात, और लोग कहते हैं चले ठीक है, अब हम सालन नहीं बना सकते, हम चिकन नहीं बना सकते, हम गोश्त ऑफ कोर्स बना नहीं सकते, महंगाई इतनी होगी, हम दालें भी नहीं बना सकते, दालें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। अब ले दे कि आपके पास क्या रह गया, रोटी, आप रोटी खा सकते हैं। लेकिन अब मसला है जनाब कि आटा भी इस कदर महंगा हो गया है कि अब ये जो आम रोटी है, जो स्पेसिफिकली में तंदूरों में जो रोटी मिलती है, ये भी आवाम की दस्तरस से काफ़ी दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम ज़रा कोयटा शहर के वाले से बात करें तो कोयटा के शहरियों के साथ साथ अब वहाँ पे जो मुसाफिर आते हैं समा, उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और क्योंकि कोयटा के जो नान भाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए अब हड़ताल शुरू कर दी है और नान भाइयों को कहना है कि आटे की फ़ी बोरी कीमत जो पहले 4000 थी शफात, वो ये नहीं कि वो 5000 होगी हो, वो 6000 होगी हो, बल्कि वो 7000 हो गई है। मदीहा, इस साल जनवरी में कोयटा में 310 ग्राम की रोटी 20 रुपए की मिलती थी। नान भाइयों ने हड़ताल की, मुज़ाकरात हुए उनके ज़िला इंतज़ामिया के साथ, फाइनली नान भाई एसोसिएशन का ये मुतालबा मान लिया गया और कीमत उसकी 20 रुपए ही रखी गई। अब नान भाई एसोसिएशन का एक और मुतालबा सामने आया। उनका ये कहना है कि अब वो जो वजन 260 ग्राम था वो तो खैर घटते घटते 200 पे आ गया है, यानी 20 रुपए की रोटी में 200 ग्राम, 20 रुपए की कीमत में आपको 200 ग्राम की रोटी मिल रही है। अब नान भाई एसोसिएशन कह रही है कि चूंकि ये इतनी हल्की रोटी है कि ये जल के पापड़ हो जाती है, हाँ, लिहाजा हम रोटी का वजन बढ़ा के 300 ग्राम कर रहे हैं और उसकी कीमत भी 30 रुपए कर रहे हैं। 30 रुपए का नर्ख मुकर्रर करने की बात की जा रही है। और साथ में शबाद वहाँ पे जो तंदूर हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब मुश्किल से दो चार है। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन न्यू इत्तेहाद नान भाई बलोचिस्तान नईम खिलजी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। नईम साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को के लिए। नईम साहब, ये कहिएगा कि क्या रीज़न बनी है कि अब आप रोटी को आप कह रहे हैं कि चले ठीक है हम ये 300 ग्राम की भी कर देंगे और साथ में उसकी जो प्राइस भी है वो भी 30 रुपए कर देंगे, ये अफोर्ड कर सकता है वहाँ का आम आदमी 30 रुपए की रोटी? सबसे पहले मैं तो ARY का शुक्रगुजार हूँ कि हमारा आवाज़ अकामी बाला तक पहुँचा रहा है। मैडम, बिल्कुल मेरे को भी इल्म है कि आवाम पे बोझ तो पड़ेगा, मगर ऐसा बोझ नहीं है जैसा और चीज़ों का मुस्बत से हुआ है। हर चीज़ महंगा हुआ है, घी, आटा, अंडा,
तकरीबन ऐसा कोई चीज़ पाकिस्तान में नहीं है कि वो सस्ता हुआ है। 50% हर चीज़ महंगा हुआ है। मगर हम बिल्कुल, मेरे को एहसास है, मैंने कल डीसी साहब को ही बात किया कि मैं वज़न बढ़ा रहा हूँ, मगर मेरा पैसा ज़्यादा किया जाए, क्योंकि रोटी पापड़ बन जाता है। अगर मैं इसे भी कम करूँ, 200 ग्राम से भी कम करूँ, तब तो रोटी कब पकेगा। अवाम नान बयान झगड़े करेंगे। अब भी तकरीबन 5-6 केसे हुए, FIR हुआ है इसी बात पे कि बाबा पापड़ दे रहे हो। तो अगर हमारा रोटी 30 रुपया किया जाए तो मैं 200 के बजाय 300 ग्राम रोटी दूंगा। अच्छा, नरम भी होगा और रोटी भी लोग और ये तो चले वो 300 ग्राम वाली रोटी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो 520 ग्राम की रोटी जो कि पहले 600 ग्राम की होती थी, उसके रेट क्या मुकर्रर होंगे अगर आपकी रोटी 30 रुपए पे 300 ग्राम तस्लीम कर ली जाए? अगर वो 20 रुपया 60 रुपया दिया जाए तो ज़ाहिर है 600 ग्राम का रोटी तो बिल्कुल ऐसा बनेगा कि अगर उसको 4 दिन भी रखा जाए वो इसी तरह नरम रहेगा। खिलजी साहब मुझे बताइए, ये कोई आम रोटी है? ये कोई आम रोटी है अगर इसको 600 ग्राम आप कर देंगे, या फिर इस रोटी के अंदर हम बेसन भी देखेंगे, इसमें आलू भी होगा, ये क्या मुकम्मल कोई खाने की ग़िज़ा होगी कि या सिर्फ एक रोटी जो है वो 60 रुपए की होगी अगर वो 600 ग्राम की होगी? तो मैडम वो तो हमारा रोटी तो बिल आपको पता है कि गैस बलूचिस्तान में नहीं है। हम सिलेंडर ले रहे, 3 सिलेंडर एक दिन में इस्तेमाल हो रहे। सिलेंडर का कीमत 400 रुपये में 1400 में भरा जाता है, तो 3 सिलेंडर मैं दिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बोरी जो है 7000 का है। फूड वाले जो अफसरान है वो भी बता रहे हैं कि आटा और भी महंगा हो रहा है। ज़ाहिर है मेरे को तो बार बार रेट नहीं दिया जाता है, 6-8 महीने में भी नहीं दिया जाता है। मैं 8 महीने से चीख रहा हूँ कि मुझे रेट दिया जाए। फिर कोरोना आ गया, हमने कोरोना की वजह से बिल्कुल अपने नान भाइयों को ताकीद की कि बाबा कोरोना है, आप न कमाए, इसमें अल्लाह गवाह है। ऐसा नहीं कि मेरा खुद नान भाई मेरा नहीं है, मैं आवाम का भी सोच रहा हूँ, मैं भी उसी आवाम में से हूँ, मैं भी अपना पैसों से रोटी खरीद रहा हूँ, तो रोटी वाले को भी अपना दिया जाए। अच्छा, तो अभी इस पे हुकूमत का क्या मौक़िफ़ आया है? वो क्या कहते हैं? उन्होंने आपकी बात तस्लीम कर ली है? क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, कल डीसी साहब के साथ मेरा इजलास हुआ, वहाँ पे डायरेक्टर समाल बिजनेस वो भी बैठे थे। आजकल उनको इख्तियार दिया गया, डीसी से लिया गया है इख्तियार। तो अभी प्रेस कंट्रोल कमेटी, ये जो समाल बिजनेस से कोई डायरेक्टर है बाज़ई साहब है, उनको दिया गया। आज इंशाल्लाह 12 बजे तक तजिया करेंगे। तजिया के बाद 3-4 बजे अल्लाह करे कोई ऐसा रिजल्ट जरूर आए खिलजी साहब जिससे आवाम को रिलीफ मिले। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि अभी तो खैर आपने अपने जो है वो तंदूर बंद कर दिए, लेकिन अगर रोटी आप 60 और 30 की देंगे तो क्या लोग खरीदेंगे भी ये? मैडम अभी हमारा हज़ारा बिरादरी है, वो बल्कि 60 नहीं, वो 100 रुपये पे भी खरीदार है। हज़ारा बिरादरी अक्सर रोटी आज से नहीं तकरीबन 5 साल से तो ये रोटी एक बंदा खाता है या 2-3 बंदे खा लेते हैं ये रोटी? नहीं मैडम, वो उसको 4 हिस्से पे काट खाते हैं, 4 बंदे तकसीम करते हैं। 4 एक बंदे बंदा किधर खा सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ नईम खिलजी साहब मौजूद थे, एसोसिएशन के जो चीफ थे जो इन्हें। और शफात, अब यही अब जो इजलास होगा तो अल्लाह करे कि कुछ ऐसा फैसला सामने ज़रूर आए जिससे जो आम आवाम है उनको फ़ायदा पहुंचना चाहिए डेफिनेटली जी। लेकिन 30 रुपए की रोटी, मैं सिर्फ सोच के परेशान हो गया हूँ। तो नान कितने का होगा शफात? 30 रुपए की रोटी कैसे बर्दाश्त करेगा गरीब आदमी? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर करता हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको मालूम है कि अक्टूबर एक ऐसा महीना है जिसमें बहुत सारे अवेयरनेस डेज़ आते हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ तो ये है ही, साथ में ये लंग्स के हवाले से भी वो ख़वातीन जिनके बच्चों की जल्दी डेथ हो जाती है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेथ हो जाती है, उसके हवाले से भी है। लेकिन एक और ऐसी चीज़ के हवाले से अवेयरनेस मंथ भी है जो कि हम तमाम तर लोगों की ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा अहम है, वो हमारी क़ुव्वत बनाई, हमारी आँखें। जी जनाब, और ये जो आपकी बसारत है, ये जो आपकी देखने की क़ुव्वत है, इसकी बड़ी हिफाजत है। जो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं
और उसकी वजह से हमें बाद में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई वजूहात हैं जी जिसकी वजह से आंखों की इंजरी होती है, और आज हमारी कोशिश होगी कि उनमें से जो मोस्ट कॉमन इश्यूज़ हैं हम उनको एड्रेस करें जिनकी वजह से आंखों में इंजरी आ सकती है, और वो इंजरी बाज़ औक़ात बढ़ भी सकती है। यूजुअली वो हमारी कुव्वत बिनाई बिल्कुल वो ले सकती है, मतलब वो आपको अंधा कर सकती है और हमें मालूम ही नहीं है, और हम अपनी ज़िंदगी में बड़े मस्त चले जा रहे हैं, हमें पता नहीं हम क्या क्या चीज़ें अपनी आँख के साथ ऐसे कर रहे हैं। कभी कभी मेकअप से भी ना अपनी आँख को बड़ा एब्यूज़ करते हैं। सो हम वो भी देखेंगे कि ऐसी क्या क्या प्रिवेंशन हमें करनी है ताकि हमारी आंखें जो हैं और हमारी जो बसारत है, बसारत सही बोलने के बाद जी, जी। हाँ, ये जो है ये महफूज है। तो इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है माहिर अमराज चश्म डॉक्टर नुमान हाशमानी साहब, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये अभी जैसे मैं और शफात बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें मालूम भी नहीं होता, हम उसको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं लेकिन हमारी आँख को डैमेज कर रहे होते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या गलती कर रहे होते हैं? वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये है कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और सबसे पहले फॉर फीमेल्स इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हम लोग प्राइस टैग पे बहुत ज़्यादा जाते हैं कि सस्ती चीज़ है उसको ले लो, उसको यूज़ करना शुरू हो जाओ, बट हमें वो नहीं पता होता कि उसके अंदर ऐसी सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं जो आपको इमीडिएट मतलब 1-2 दिन में तो नहीं पता चलेगा, बट ओवर 10, 15, 20 ईयर्स वो आपके आँख को बहुत ज़्यादा डैमेज कर लेती हैं। तो एक तो आपके मेकअप प्रोडक्ट्स हो गए, दूसरी हमें पता है कि आप जो काजल, सुरमा ये सारी चीज़ें लगाते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर जो काजल और सुरमा मिल रहा है उसके अंदर मिलावट बहुत ज़्यादा है, राइट। तो वो मिलावट क्या करती है कि आपकी आँख के आगे की एक लेयर है जिसको आंसू की लेयर बोलते हैं। तो हम आंसू तभी सोचते हैं जब हमको रोना आता है या हम बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा होता है, बट वो आंसू 24 घंटे आपकी आँख को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो ये आंसू की लेयर को वो आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म करना शुरू कर देता है। तो एक दफ़ा ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई तो आपका आँख हैज़ द पोटेंशियल कि वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसको आपको खटक चुभन बहुत ज़्यादा महसूस हो सकती है, आपकी ज़िंदगी को बहुत ही अनकम्फर्टेबल बना सकती है। तो ये एवरीडे जो मस्कैरा से लेके आईलाइनर से लेके काजल से लेके सुरमा, ये चीज़ें हमें अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो शफात ख़वातीन बच्चों की आंखों में सुरमा डाल रही होती है कि आंखें साफ हो जाएंगी। पहले ज़माने में तो फिर समझ में आता था, घर पे बनता था सुरमा। यार वैसे आपस की बात है, मुझे वो बच्चे कतई तौर पे जो है ना वो अच्छे नहीं लगते जिनकी आंखों में एक सुरमा लगा हुआ होता है। आप जरा बताइएगा ये इज इट अ हेल्दी एक्टिविटी? नो, आई थिंक इट्स अ कम्प्लीटली अनहेल्दी एक्टिविटी। द फर्स्ट थिंग, मैं जब अपने पेशेंट को एग्जामिन कर रहा होता हूँ, मेरे क्लिनिक में आता है, द फर्स्ट थिंग आई नोटिस इज कि इसने काजल या सुरमा लगाया हुआ नहीं होता या लगाया हुआ है। एंड अगर उसने लगाया हुआ होता है तो मेरा फर्स्ट सवाल ये होता है कि आप कब से लगा रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग कंप्लेंट के साथ आते हैं कि मुझे चुभन हो रही है या पानी बहुत आ रहा है आँख में से। तो उसका रीज़न यही होता है कि उन्होंने 10, 20, 15, 25 साल लगाया हुआ होता है, उसकी वजह से उनकी आंख आहिस्ते आहिस्ते ख़राब हो रही होती है, उनको पता ही नहीं होता। जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ आपको नहीं पता होता, आपको जब एक प्रॉब्लम होती है तब आपको पता चलता है। इस तरीके से ये भी आपकी आंखों को इसी तरीके से डैमेज। चलिए ये तो ख़वातीन की बात हो गई, बहुत सारे मर्द हजरात तो बिल्कुल ही केयरलेस हैं, और ख़ास तौर पे पोल्यूशन हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा है। पंजाब में स्मॉग शुरू हो चुका है कुछ इलाकों में, और मैंने खुद देखा है लोगों को जो स्मॉग के दौरान बाइक चलाते हैं, वो जब बाइक से के बाद अपना हेलमेट उतारते हैं तो उनकी आंखें लाल अंगारा हुई होती हैं, एंड दे टेक इट वेरी लाइटली। आंखों पे दो उन्होंने पानी के छट्टे मारे एंड दे आर बैक टू नॉर्मल। इज इट अ हेल्दी एक्टिविटी? अगेन नो, आँख एक ऐसी चीज़ है कि वो इट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड, उसका प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप खुद सोचें, अगर आपकी आँख लाल हो रही है और एक कंसिस्टेंट बेसिस पे हो रही है, हाउ कैन दैट बी एन हेल्दी एक्टिविटी? मतलब सिर्फ एक आप कॉमन सेंस की बात अगर करते हैं, तो अगर स्मॉग में आपको इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जो आई एम श्योर 90% ऑफ लोगों को होती होंगी, क्योंकि उसमें एक इरिटेशन सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल इंजरी हो रही है आपकी आँख को, तो वो आपकी आँख को आपको ऐसी चीज़ें पहननी चाहिए जो गॉगल्स होते हैं बेसिकली, जो आपकी आँख को इस तरीके से कवर कर लेते हैं। जैसे हम स्विमिंग भी कर रहे होते हैं तो पानी से भी तो प्रयोग होता है। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि काला चश्मा, धूप का चश्मा पहनने का तो हमारे यहाँ तस्वर ही नहीं है, और जो लोग पहनते हैं हम उनको बड़ा अंग्रेज, बड़ा यो समझते हैं, बड़ा बर्गर समझते हैं अगर कोई काला चश्मा पहन के भी बाहर निकला है। उसके वाले से भी बताइएगा कि ये काला चश्मा पहनना क्या स्मॉग में और इस किस्म की चीज़ों में हेल्पफुल साबित हो सकता है? काला चश्मे का स्मॉग से इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है जितना है आपके सन रे से बचाने का आपको। तो काले चश्मे को अगर आपने वो प्रॉपर काला चश्मा बनाया यूवी ब्लॉकिंग रेज वाला, एक तो सिर्फ होता है कि आपने टिंट करवा लिया, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। एक होता है कि स्पेशलाइज्ड फिल्टर्स आते हैं जो यूवी रेज को ब्लॉक करते हैं। दोज आर द इम्पोर्टेंट। कैसे पता चलेगा कि ये चश्मा यूवी रेज को ब्लॉक करता है या नहीं?
वो आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट बताएगा। अगर वो चश्मा बहुत ज़्यादा सस्ता है तो आई वुड अस्यूम कि उसमें उसमें नहीं वो होगा। सिर्फ टिंट किया यानी ये जो अच्छा, एक टेस्ट होता है यूजुअली में, सॉरी मदिया, वो जो टेस्ट होता है कि जब जो नोट चेक करने वाली लाइट होती है वो शीशे पे मार के चेक किया जाता है जी। ये वो blue कुछ और है, पट्टो- वो ब्लू लाइट फिल्टर लेंसेज की आप Okay, बात कर रहे हैं, वो okay. कम्प्लीटली सेपरेट है। वो उसको मार्केट बहुत ज़्यादा किया हुआ है, बट एट द मोमेंट एज एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कोई एविडेंस नहीं है उसकी कि वो एक्चुअली काम करते अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी सर्टन कुछ एक्सरसाइजेस थी आंखों का अच्छा फोकस पर रखने के लिए, जिसमें कुछ मुद्रास वगैरह भी थे। हम तो वो हमें मालूम ही नहीं है कि आंखों की भी एक्सरसाइज होती है। हमारी जो सबसे आंखों की एक्सरसाइज है वो ये है, क्योंकि हम मुसलसल इस फ़ोन में अपने बिजी हैं, जो हमारा स्क्रीन टाइम है, इसकी रेज जो हैं, जो हम अपनी कैमरे की रेज देख रहे हैं या अपने यहाँ स्टूडियो की लाइट्स देख रहे हैं, ये लाइट्स हमारी आंखों के लिए कितनी नुकसानदेह, और साथ में अगर हमारे स्लीपिंग आवर्स पूरे ना हों तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारी आंखों के साथ? अच्छा, फ़ोन पे जो आप फ़ोन पे देख रहे होते हैं उसकी फ़ोन, रेस, टीवी हर वक्त। जी जी, तो उसकी रेस से आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना है कि आप उसको व्यू कितना कर रहे हैं। नंबर वन, अगर सिर्फ आँख के लिहाज से हम बात करते हैं तो आपकी जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम अगर आप बढ़ा रहे हो तो आपकी आँख का एक मैकेनिज़्म है जिससे वो करीब देखता है। तो क्या होता है कि अगर बच्चों में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आँख परमानेंटली एक स्पैज़म में चली जाती है, मतलब वो सिर्फ नियर देखने को देखना चाह रही होती है। तो क्या होता है कि उनको दूर का चश्मा लग जाता है और नियर में वो कम्प्लीटली अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। उधर हमें फिर थोड़ी मेडिकेशन के ज़रिए वो स्पैज़म को रिलीव करना चाहता है, क्योंकि एक मसल है जो कर रही है, वो मसल कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है। उधर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट दैट स्क्रीन टाइम उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कि आपके ब्रेन को क्या डैमेज कर रही है। वो एक बच्चे का बहुत ही मैल्यूबल ब्रेन होता है, तो हमारी जो कंटेंट अब है वो शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ एक्टिविटी के लिहाज से उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी। तो क्या हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो बड़े हो रहे हैं उनकी अटेंशन स्पैन छोटी होती बहुत जा छोटे रही हैं, है। बिल्कुल। दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, और वो आगे जाके हमें बहुत प्रॉब्लमेटिक करेगी कि ये जो अटेंशन स्पैन है हमें प्रिजर्व करना है अपने बच्चों वो को। कहीं भी फोकस अटेंशन प्रॉपर्ली नहीं स्पैन कर अपने बच्चों का प्रिजर्व करना है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। इस वाले से फिर भी इंशाल्लाह कभी बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान आशमानी हमारे साथ थे और बात कर रहे थे हम उन डेली एक्टिविटीज़ की जिनकी वजह से आंखें इंजर होती हैं, जख्मी हो जाती हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा में, और अब आपको एक आम खबर बताते चलें नौशहरा से। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका नौशहरा, जहां में रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस के अंदर बच्चे की विलादत हुई है। ये अब आपको हम जो तस्वीर शेयर कर रहे हैं ये उस एम्बुलेंस की हैं जिसमें बच्चे की विलादत हुई है। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने इस हवाले से हमसे बात की, आइए आपको सुनाते हैं। वालेकुम, मेरा नाम शमा गुल है, मेडिकल इमरजेंसी टेक्नीशियन। आज हमें भारत की स्पीड कंट्रोल की जानब से एक कॉल मौसूल हुई, यहीं पास पर नादरा ऑफिस के पास ही एक पेशेंट हमें मिली फीमेल। जब हमने उसे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया तो उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, वो हामला खातून थी और उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि हम उसको हॉस्पिटलाइज करते। तो विद इन 3-5 मिनट वो एम्बुलेंस में ही मैंने उस हामला खातून की जो कंडीशन देखी तो माँ और बच्चे दोनों को ख़तरा था, तो मैंने उसे एम्बुलेंस में डिलीवरी उसकी करके फिर हमने उसे घर शिफ्ट किया और वो हमारी सर्विस से बहुत ज़्यादा मुतमईन हुए। और आज मुझे भी फील हो रहा है कि हमारे सीनियर ने बहुत अच्छा किया कि फ़ीमेल को मतलब रेस्क्यू मिली है, क्योंकि हमारी ज़रूरत यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जनाब ये आपने देखा, वैसे दिस शोज़ के जैसे बाकी सूबों में 1112 जैसी सर्विसेज हैं तो सिंध में ऐसी सर्विसेज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल्सो मिडवाइफ्स का जो कल्चर है वो दोबारा से इन कर देना चाहिए। खैर जी, हम कोशिश कर रहे थे बहुत दिनों से कि आपके साथ शेयर कर सकें। बहुत सारी लड़कियां जो अक्सर मेकअप हमसे टिप्स पूछती हैं, तो हमने कहा क्यों ना उनके साथ अच्छी मेकअप टिप्स शेयर किया जाए, लेकिन सुबह मॉर्निंग के हवाले से, क्योंकि बात ख़वातीन कंफ्यूज हो जाती हैं, सुबह सुबह स्मोकी आइज करके चली जाती हैं कहीं बाहर नाश्ते पे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, काम पे जाना है या किसी फैंसी ब्रांच में जाना है, कैसी आपको तैयारी करनी चाहिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब आपने देखा मदीहा बता रही थी मॉर्निंग लुक्स के हवाले से, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वैसे शबात अब तो लड़कों ने भी कैसे I don't know anything about it. I don't ये तो know. वही I जो just- सुबह डिबेट चली थी, कुछ ऐसी चीज ले ली थी, लेकिन उसमें तो ही न्यू एवरीथिंग, सब पता होता है भाई डोनाल्ड ट्रम्प साहब को। अच्छा शफात, मुझे बताएं वैसे आजकल तो लड़के भी बड़ा मेकअप कर रहे हैं, खुद देखा ना वाजिद थे तो टिप्स दे रहे थे। या वैसे कर रहे हैं, लेकिन मेरी अभी उन लोगों से मुलाकात हो नहीं रही कराते ना, मैंने उनसे टिप्स नहीं ली। मैं उनसे टिप्स लेके फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। किसी दिन मैं भी एक मेकअप का सेगमेंट करूंगा। ओह यस, मजा भी आएगा। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और इस घंटे में जनाब वो डिस्कशन होने जा रही है जिसके हवाले से हमने कल भी अपने सोशल मीडिया पे आपको आगाह किया था। एमडी कैट के हवाले से हम बात करेंगे। एमडी कैट में क्या हुआ है, पीएमसी का नया सिलेबस जो है उसकी वजह से जो बच्चे परेशान हैं, आज ज़रा उनके हवाले से बात करें। बिल्कुल शफात, क्योंकि ये टाइम पूरा कोरोना का ऐसा था कि एक तो बच्चे यूनिवर्सिटी से दूर भी थे, बच्चे अकेडमीज में भी नहीं जा रहे थे जो कि प्रिपेयर कर सकते, और एंड टाइम पे अगर 25 दिन पहले आप उनका सिलेबस चेंज कर दिए तो उनको कितनी ज़्यादा मुश्किलात होंगी। हम इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी हमें अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे करियर का सवाल है, आप लोग इस पर आवाज़ ज़रूर उठाएँ। इसके अलावा जो नेक्टा ने थ्रेट दिया है कि कोयटा और पेशावर में कोई दहशतगर्दी की वारदात हो सकती है, इस हवाले से बात भी करेंगे। लेकिन पहले कहाँ जाएंगे? सबसे पहले चलेंगे जनाब टॉप स्टोरीज की जाने। अब सबसे पहले तो बात करते हैं अपोजिशन मुखालिफ तहरीक की। जो अपोजिशन की जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है वो जारी है। गुजरांवाला कराची के बाद कोयटा में जलसा होने जा रहा है, लेकिन नेक्टा की जानिब से मुल्क में दहशतगर्दी के ख़तरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और नेक्टा ने इस अलर्ट में कहा है कि कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान कोयटा और पेशावर में सियासी और मजहबी कायदीन पर हमला कर सकती है। कोयटा और पेशावर के लिए थ्रेट अलर्ट के मुताबिक टीटीपी कोयटा और पेशावर में दहशतगर्द हमलों की तैयारी कर रही है और दहशतगर्द मंसूबे में हाई प्रोफाइल सियासी शख्सियात को टारगेट करने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। आम सियासी शख्सियात को खुदकुश धमाके के जरिए निशाना बनाया जा सकता है और भारतीय मीडिया खुल्लम खुल्ला अपने इस प्रोपेगेंडे में ऐसे ही वाक़े का बार बार जिक्र भी कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान में अपनी इलेक्शन मुहिम की मसरूफियात की वजह से पीडीएम के ज़ेर तमाम जो अब 25 अक्टूबर को कोयटा में जलसा होने जा रहा है उसमें पर्सनली तो शरीक नहीं होंगे, लेकिन येस वीडियो लिंक के थ्रू जो है वो ज़रूर वहाँ खिताब करेंगे। कोयटा में उनका खिताब मुतवक्के है वीडियो लिंक के ज़रिए। और इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी साहब, उन्हें शामिल करेंगे। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ज़रा नेक्टा ने जो थ्रेट अलर्ट जारी किया इस हवाले से बात करते हैं। अपोजिशन जमात का एक बड़ा जलसा होने जा रहा है और थ्रेट अलर्ट भी है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल तो बहुत बेहतर रही है और कंपेरेटिवली लास्ट ईयर पिछले साल अक्टूबर एक निजी टीवी चैनल का अपना उन्होंने सर्वे कराया था जिसमें बताया गया था कि 53% लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इस गवर्नमेंट में बलूचिस्तान में बेहतर हुई है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स में टेररिज्म के वाक़यात रूनुमा होते रहे। रिसेंटली कोई 10 रोज़ कबल बलूचिस्तान के मकरान डिवीज़न में यके बाद दीगरे कई एक दहशतगर्दी के वाक़या सामने आए जिसमें हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स की शहादतें भी हुई। और इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम ये समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जितनी भी बेहतर हो, ख़ुसूसन बलूचिस्तान और KPK माजी में यहाँ पर टेररिज्म के बहुत वाक़यात होते रहे और कभी भी नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो सकता है। आज कल कमरदीन कारेज में एवी आर्म एम्यूनिशन जो है वो जो है पकड़ा गया है और उसको देखते हुए हम ये अखज़ कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में जो है किसी टेररिस्ट वाक़े की जो है प्लानिंग यहाँ पर मौजूद है। और नेक्टा ने KPK और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है और इस तनाजुर में हम ये समझते हैं कि PDMA की जो क़यादत है वो भी इस मुल्क के ज़िम्मेदार ओहदेदार रहे हैं, ज़िम्मेदार ओहदों पे रहे हैं, ज़िम्मेदार शहरी हैं। जलसा जुलूस उनका डेमोक्रेटिक राइट है। रोज़ अव्वल से बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम कोई रखना नहीं डालेंगे, हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन PDMA क़यादत ने ख़ुद 3 बार कोयटा के जलसे की जो डेट्स हैं उसे उन्होंने चेंज किया, मुलतवी किया। उस वक़्त उनको शायद ये नज़र आ रही थी कि कोयटा में उनका कोई कामयाब जलसा मुनक्किद नहीं हो सकता। तो जलसे की नाकामी के खौफ से तो उन्होंने 3 बार अपने जो जलसे की डेट्स हैं वो ये बात पहले भी कही जा रही थी लियाकत शहवानी, कोयटा एक ऐसे शहर है जिसमें ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना मुस्लिम लीग नून की जो हम अक्सरियत कहीं देखते थे, सपोर्टर्स इतने वहाँ पे नहीं देखते, बट लेकिन फिर भी अब क्योंकि 25 का ऐलान कर दिया गया है तो 25 के से हट के भी तो बलूचिस्तान में कोई खुदा ना खासा दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है जो कि होती चली आई हैं। सो हुकूमत क्या खातिर खा इकदाम करी कि ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या, ये खौफनाक वाक़या पेश ना आए?
देखिए मजमूई तौर पे तो 2 सालों में हमने नए पुलिस पर्सनल हमने इंडक्ट किए हैं, उनकी ट्रेनिंग हमने कराई है। कुछ हमारे ऑफिसर्स पुलिस के अब्रॉड भी हमने ट्रेनिंग के लिए भिजवाए हैं और कुछ ममालिक से हमने जो व्हीकल्स हैं वो इंपोर्ट भी किए हैं और पुलिस के जो उनके अलाउंसेस है उसको बढ़ाया गया है। अपग्रेडेशन की मद में अब तक 2.2 बिलियन रुपीस हम रिलीज़ कर चुके हैं। इसके अलावा कोयटा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम का आगाज़ किया जा चुका है जिसमें 1400 CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे और मजमूई तौर पे भी जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो इक़दाम किए हैं हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, उन्हीं की बदौलत उन्हीं के समरात हमारे सामने हैं कि आज से 3-4 साल कबल शाम होते ही लोग अपने घरों में मुक़य्यद होने पर मजबूर हो जाते थे, बाज़ारें वीरान पड़ जाती थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 शॉप्स भी खुले रहते हैं और लोग भी मुतमईन हैं। तो आपने बताया कि इस वक्त जो सूबे की खत्ते की सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, लेकिन 25 अक्टूबर का जलसा डेफिनेटली आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी साबित हो सकता है क्योंकि अपोजिशन अपना नैरेटिव खड़ा कर सकती है कि जी अमनो अमान तो बहरहाल सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मनसूबाबंदी हमने पहले ही मुकम्मल कर लिया है 28 पॉइंट्स हमारे SOPs हैं जिसमें PDM की जो यहाँ पर लोकल लीडरशिप है उन्होंने अंडरटेकिंग दी है। इसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी हैं, इसमें कोविड के हवाले से SOPs हैं, इसमें ट्रैफिक प्लान है XYZ सारे हमने अपनी प्लानिंग मुकम्मल की है। इसके तहत 3000 से 5000 के करीब दरमियान मुख्तलिफ हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो सिक्योरिटी पर्सनल्स है वो डिप्लॉय किए जाएंगे कोयटा और मुज़ाफ़ात में और जितनी भी लीडरशिप है PDM की उन्हें बुलेट प्रूफ हम सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे और फुल प्रूफ इंतज़ामात हमने मुकम्मल कर लिए हैं। और पहले जो वेन्यू था हॉकी स्टेडियम के सामने जहाँ पर PDM का जलसा मुनक्किद होना था, अब मौजूदा जो सूरत डेवलप हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो वेन्यू भी हमने वहाँ से चेंज करके अयूब स्टेडियम में मुंतकिल कर दिया। अयूब स्टेडियम में जलसा होगा तो अपने तौर पे हम फिर मास्क भी जो शुरका हैं उनको फराम करेंगे, सैनिटाइज़र भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट फराम करेगी। अब इन SOPs पे जो अमल दरामद की जिम्मेदारी सैनिटाइजर फराम करेगी तो हम कह रहे हैं कि हुकूमत एटलीस्ट सिक्योरिटी जो है वो भी भरपूर सिक्योरिटी जो है वो ज़रूर उनको दे। बहुत शुक्रिया जी, लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद साबिर शाकिर साहब और प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के एंकर पर्सन जिन्होंने आज कई महीनों के बाद शफात हमारे शो को इज्जत बख्शी है। साबिर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। साबिर साहब ये बताइएगा कि नेक्टा ने तो थ्रेड जारी कर दिया है कि पेशावर में और कोयटा में हो सकता है जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हों और ये टारगेट भी करें हाई प्रोफाइल जो सियासी शख्सियात को। ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है ये 25 को जलसा होना चाहिए यहाँ पर कोयटा में? देखिए जलसा हमारी कहने के मुताबिक तो वो नहीं चलेंगे, लेकिन जलसा तो वो करेंगे और उसकी रीज़न ये है कि वो अनाउंस कर चुके हैं, एक मोमेंटम बना हुआ है और उससे तो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ख़तरात बिल्कुल ज़रूर हैं और माजी में हमने देखा भी है कि इस तरह के वारदातें और इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं और ये पहला मौका नहीं है। आप कराची शहर में बैठे हैं, थाने कारसाज हो चुका है और उसके बाद पिंडी में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई वो शहीद हो चुकी हैं और उस वक्त भी DGISI उस वक्त के नदीम ताज साहब उनके घर गए मोहतरमा के, उनको इन्फॉर्म किया ख़तरे से और कहा कि आप ये काम ना करें, पोस्टपोन कर दें, आपका अपीयरेंस बहुत ख़तरनाक हो सकती है। ये हमारे पास कंफर्म इत्तलात हैं, लेकिन मोहतरमा नहीं मानी। फिर उनको कहा गया कि आप फिर गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगी। वो भी एक उनकी कमजोरी थी कि कारकुनों को देखती थी वो बाहर आ जाती थी। साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हम आपको लिए और चेयरिंग क्रॉस जहां मरीम नवाज वक्त मीडिया से बातचीत करें। बिठाया हुआ है, आप देखिए वो डमी भी गायब है 3 दिन से। इंसान अपने ओहदे की कोई लाज रख लेता है। तो ये कराची इंसिडेंट ने ये चीज़ वाजे कर दी है कि नवाज शरीफ साहब ने जो बात की थी स्टेट अबव स्टेट, और नवाज शरीफ साहब ने जो ये बात की थी कि इमरान खान सिर्फ मोहरा है और कुछ नहीं है और वो मेरा हदफ नहीं है, तो वो बात तो उन्होंने खुद ही, नवाज शरीफ ने तो सिर्फ बात की थी, आपने उसका अमली मुजाहरा खुद ही कर दिया। कौम को बता दिया कि स्टेट अबव स्टेट क्या होती है, कौम को बता दिया कि हुकूमत से ऊपर की हुकूमत क्या होती है।
कराची इंसिडेंट पे आरसीसी ने इंक्वायरी एक जो है वो जो है ना ऑर्डर की है, तो आप समझते हैं कि वो दुरुस्त सिमत में जाएगी, उससे आपको इंसाफ की तवक्को है? देखें, मेरे ज़ाती ख्याल में वो रोज़े रोशन की तरह हर चीज़ अयां है, उसके अंदर वैसे इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ वीडियो पे है, एक एक चीज़ सीसीटीवी फुटेज पे है, एक एक चीज़ का हुकूमत सिंध को भी पता है, सबको पता है। इसमें इंक्वायरी को अगर आप ये समझते हैं कि महीने बाद का वक्त देके आप इस बात को दबा लेंगे या आप इस बात के ऊपर कोई ग्लॉस ओवर कर देंगे तो ये नहीं होगा। मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक उसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आवाम के सामने है, रिपोर्ट हुई है, और ये भी है कि जो इंक्वायरी हो वो सबके सामने हो। आवाम को पता चलना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा वाक़या है, आवाम को पता चलना चाहिए उनके साथ क्या हुआ, और 30 दिन के बाद अब जो रिपोर्ट आएगी उसको पब्लिक किया जाना चाहिए, उसमें कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अगर छुपाएंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। भाई मुझे तो ऑनेस्टली जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, जिस तरह हुकूमत बनी गाला में छुप के बैठी है, जिस तरह इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। और दूसरी और दूसरा ये है, कहा जा रहा है कि चार दीवारी का बिजनेस आबाद नहीं हुआ, एक कमरे में नहीं थे आप, ये क्या बात है? देखें, ये जो आपने 2 सवाल किए, मुझे गवाह के तौर पे बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर पेश होंगी, लेकिन जो गवाह के तौर पे जो गवाही मेरी उनको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। मुझे उसमें बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। कौम के सामने भी बात रखी है मैंने, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक डिटेल रखी है। और ये जो बाकी आपने बात कही है, अब बताएं कि इस तरह की नहीं, इस तरह की जो इस तरह मैं मुझे नहीं पता वो उन्होंने क्या बात की क्या नहीं की, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करनी मैं नहीं समझती कि उनका जवाब भी देना जो है वो मुझे देना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है, आपने चार दीवारी के ऊपर हमला किया, आपने एक औरत के कमरे के अंदर, एक खातून के कमरे पर धावा बोला, उसके दरवाजे का लॉक तोड़ के। आपके पास कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। आपके पास कोई इजाज़त नहीं थी कि आप एक खातून के कमरे में जो उस वक्त बेड में हो और उसके कमरे में आप धावा बोलकर दाखिल हो जाएं। आपके पास ये वारंट नहीं था, ये गैर कानूनी था, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और मैं मरियम नवाज़ नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, कौम की बेटी हूँ, लोगों की बहन हूँ, लोगों की बेटी हूँ। और अगर मरियम नवाज़ के साथ ये हो सकता है तो पाकिस्तान की कोई बेटी, पाकिस्तान की कोई बहन यहाँ महफूज नहीं है। और कौन सी रियासत है जो अपनी ही बेटियों के साथ ये सलूक करती है? सुना था कि जंगों के अंदर लोग इस तरह घरों में एंटर हो जाते हैं। हमारा दीन तो उसकी भी इजाज़त नहीं देता, वो तो वहाँ पर जंगों के अंदर जो दुश्मन से हो रही होती है उसमें भी हमारा दीन ये कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि औरतों और बच्चों के पीछे मत जाओ। तो जो रियासत अपनी बेटी के साथ ये सलूक करती है उससे आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और अब हुकूमती मशीर और तर्जुमान अपनी खिफत मिटाने के लिए वो ये बयानबाजी जो कर रहे हैं ना, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं है। उनको ओवर रूल करके, उनको कुछ ना समझते हुए ये ऑपरेशन किया गया। उनको तो पता ही नहीं था, वो तो छुपे बैठे थे पीछे। मैडम ये बता दें कि बिलावल तो ये हुकूमत पे भी हमला है, ये याद रखना, ये जाली हुकूमत पे, अपनी ही जाली हुकूमत पे भी हमला है ये। तो वो खिफत मिटाने के लिए और क्या करें? मैडम बिलावल भुट्टो जरदारी की सपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि वो शर्मिंदा हैं कि ये सारा वाकया कैसे पेश है? देखिए, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ, और जिस वक्त ये हमला हुआ था मेरे पे, मैंने उसी वक्त सोचा था कि ये पीपल्स पार्टी नहीं है। मुझे एक लम्हे को भी ख्याल नहीं आया कि इसमें शायद कोई पीपल्स पार्टी। उसकी उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी ये भी वजह है कि पीपल्स पार्टी जो भी है एक पॉलिटिकल फोर्स है, और उनको पता है कि चीज़ों के क्या इम्प्लिकेशंस हैं। चार दीवारी का हम सब जो है, हम एक दूसरे की मुखालिफ ज़रूर हो सकते हैं, राइवल ज़रूर हो सकते हैं पॉलिटिकल, लेकिन हम एक दूसरे के कोई दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये नहीं है। लेकिन
उसके बावजूद बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात कही, मुझे फ़ोन भी किया और वो गुस्से में थे जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा मैं बहुत एम्बेरस्ड हूँ और वो मेरे से ज़्यादा गुस्से में बिलावल साहब थे। और इसी तरह चीफ मिनिस्टर सिंध ने मुझे उसी वक्त फ़ोन किया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने सारी डिटेल्स मुझे बताई जो कि इस वक्त मैं नहीं बता सकती, वो इंक्वायरी में ख़ुद सामने आएंगी। वो हैरान कुन डिटेल्स हैं और इस मुल्क में किस तरह से ऑपरेट किया जाता है उसमें वो साफ जाहिर है। तो मैं इंतज़ार करूंगी इंक्वायरी की रिपोर्ट का, लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने न सिर्फ ये कि इस बात को बुरा कहा, बल्कि उन्होंने इस पे जो भी स्टेटमेंट्स दिए बड़ी अच्छी बात है। तो फ्रैंकली जिन्होंने किया है शर्मिंदगी का इजहार उनकी तरफ से जी जी बेटा। हमारा एक सवाल है, क्या हम ऐसे ही रोड पे बैठे रहेंगे या हुकूमत को नून लीग भी PMLN की आपकी लीडरशिप कोई अल्टीमेटम देगी? मैं आज आपके सामने मैंने इनसे बात की है कि इनकी बात सुनो, इनको तवज्जो दो। आप लोग मेरी दुआ है कि जल्दी आपके मामला सुने, लेकिन बेटा इस हुकूमत से कोई उम्मीद ना रखना। इस हुकूमत की तरजीहात बिल्कुल फ़र्क हैं। मैं इस हुकूमत से अपील करके इनको लेजिटिमेसी भी नहीं देना चाहती, लेकिन फिर किसी के सीने में दिल है, किसी को कोई थोड़ा सा भी एहसास है तो खुदारा इन बच्चों की बात सुनो, इनके मुतालबात को मंजूर करो। इनके मुतालबे कोई बड़े मुतालबे नहीं हैं, इनके बहुत लेजिटिमेट और बहुत बेसिक मुतालबे हैं। वो इनका मुतालबा भी नहीं है, वो इनका हक है, वो उनको दिया जाना चाहिए। आर्मी चीफ ने जो नोटिस लिया कराची वाक़े पर, आपको उनसे इंसाफ की उम्मीद है? देखिए मेरी बात सुने, जो एक डेमोक्रेसी होती है उसमें नोटिस जो है ना वो हुकूमत को लेना चाहिए, अदलिया को लेना चाहिए, वो किसी और को नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी और से अपील की जानी चाहिए। और चेयरिंग क्रॉस पे मीडिया से बातचीत कर रही थी और उनका कहना था कि जो वाकया पेश आया उस पर उनसे ज़्यादा बिलावल भुट्टो गुस्से में थे और उन्हें इस बात पे कोई शुबा नहीं है कि इस वाक़े में सिंध हुकूमत मुलव्विस नहीं है। और साथ में शबात उनका ये भी कहना था कि जो रिपोर्ट आएगी, जो तहकीकाती रिपोर्ट आएगी, उसको पब्लिक किया जाए और उसको छुपाने की कोशिश ना किया जाए। और साथ में कहा था कि अगर वो करने की कोशिश भी करेंगे तो हम ये होने नहीं देंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और अब बात करते हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की, PMC के हवाले से, जो कि नई बॉडी बनाई गई है। PMDC होती थी पहले। उन्होंने जनाब जो एंट्री टेस्ट आने वाला है, MD कैट आने वाला है, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो आने वाले हैं, उस हवाले से नया सिलेबस जारी किया है। नया सिलेबस जब जारी हुआ वो थी 1 अक्टूबर, टेस्ट था 18 को तो टेस्ट नहीं हुआ। अब वो टेस्ट है 25 को, तो 25 को अब देखते हैं कि वो टेस्ट हो पाता है या नहीं हो पाता। बिल्कुल शफात, और जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक तो ऑलरेडी इस पूरे साल में कोरोना की वजह से वो बच्चे ना ही तो अपनी एकेडमीज़ में जा सके, प्रॉपर जो चीज़ें हैं, जो प्रॉपर सिलेबस हैं, वो जो उनका अपना रिस्पेक्टिव सिलेबस था वो उसको फॉलो नहीं कर सके। और एकदम जब उनका एंट्री टेस्ट होना है उससे 25 दिन पहले ही जब पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो जब चेंज कर दिया गया, तो अब ये बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये टेस्ट के लिए अपीयर हों तो और जो चीज़ें सामने आए, 25 दिन शफात इसमें तैयारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो PMC असल में मामला ये है कि जो PMC की जानिब से जो टेस्ट का सिलेबस दिया गया उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कॉमन सिलेबस, यानी कि चारों सूबों में जो कॉमन निसाब है उसमें से टेस्ट आएगा। पहले ये होता था कि सूबाई बोर्ड जो थे वो अपने हिसाब से टेस्ट लेते थे, इस वजह से हर सूबे का निसाब अलग, हर सूबे के अंदर उसके हिसाब से कॉलेज एडमिशन टेस्ट होते थे। लेकिन जब नेशनल लेवल पे आ गया है तो उसका मतलब है कि फेडरल के निसाब और है, पंजाब का निसाब और है, खैबर पख्तूनख्वा का निसाब और है। इन तमाम चीज़ों में तकरीबन 150 टॉपिक एडिशनल ऐड होगा। बिल्कुल शफात, और जो सिलेबस इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, PMC इस हवाले से कैसी नई पॉलिसी ला सकती है, इसी वाले से बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है इस हवाले से बात करने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें इस हवाले से अप्रोच किया था। वाइस प्रेसिडेंट PMC मोहम्मद अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। रज़ा साहब, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है। 25 दिन पहले ऑफ कोर्स एक तो मेडिकल की तालीम बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और 25 दिन पहले जब सिलेबस अगर चेंज कर दिया जाए तो ये तो उनके करियर पे बात आ जाती है।
बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। देखिए, मैं कुछ गलत फहमियाँ पहले दूर कर दूँ। इम्तिहान MD-CAT का 15 नवंबर को है, 28 को नहीं है या 18 को नहीं था कभी भी। 15 तो नवंबर और कम टाइम हो गया। ओनली डेट। नहीं, टाइम कम नहीं हुआ। हाँ। अच्छा। ये इम्तिहान, देखिए, कानून बदला है। कानून जो नया आया है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट, वो ये कहता है कि पाकिस्तान में अब एक नेशनल लेवल पे एक ही MD-CAT, एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। और MD-CAT है क्या? MD-CAT इसेंशली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो हर स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए उसको लेना है। सिर्फ असेसमेंट ये उससे हो रही है कि हर बच्चे एक ही लेवल के ऊपर हैं, एक ही मेरिट लेवल पे हैं। आपने कभी बात की कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ FSC के बोर्ड्स हैं, A लेवल्स भी हैं, सो बच्चे मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में। वो बोर्ड आपका पंजाब में हो या सिंध में हो या KP में हो, उनके सिलेबसेस थोड़े मुख्तलिफ हैं। अब MD-CAT का मकसद ये है कि एक सिलेबस इस्तेमाल किया जाए जो कॉमन सिलेबस हो। उसका तो सर ये कितना ही अच्छा होता ना अली रज़ा साहब कि अगर ये सिलेबस का हम इतलाक 2021 से कर देते बजाय कि 2020 में करते, क्योंकि एक ऐसा टाइम जिसमें ऑलरेडी जो बच्चे वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज नहीं जा सके, एक नई चीज इंप्लीमेंट करने जा रहे थे ना। नहीं जी, देखिए एक सेकंड, मैं यही चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। हमने कोई नया सिलेबस नहीं इजाद किया, ना कोई बनाया है। जो भी FSC के सिलेबसेस इस वक्त ये बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसका इम्तिहान दे के इन्होंने FSC पास किया है, हमने पाकिस्तान के सारे सिलेबसेस लिए, उसमें से जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको इस्तेमाल कहा है कि वो हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए। कोई ऐसा सवाल, और ये मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा MD-CAT के इम्तिहान में जो कि किसी भी बच्चे का के FSC के सिलेबस से बाहर हो। वो बच्चा बेशक सिंध में पढ़ रहा हो, उसने पंजाब से किया हो, उसने KP से किया हो, बलूचिस्तान से किया हो, कोई सवाल नहीं आएगा जो बाहर होगा उनके सिलेबस से। सर ये कैसे डिसाइड होगा? देखिए, कोई एक सिलेबस आपको बेंचमार्क लेना पड़ेगा। मैं सर सॉरी आपको कट करूंगा। एक तो आपने कॉमन सिलेबस की बात की, ये टर्म थोड़ी सी एम्बिगुअस है, थोड़ी सी इस टर्म में मजीद वजाहत चाहिए। और जो आपने कहा कि जी आपके सिलेबस में से कोई चीज़ बाहर नहीं होगी, मिसाल के तौर पर मैं अगर पेशावर बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ और मुझे फेडरल के सिलेबस में से चीज़ आ जाए, तो वो शायद कॉमन सिलेबस, तो वो टॉपिक बिल्कुल मेरे निसाब में ही मौजूद होगा, फेडरल के निसाब में ही मौजूद होगा, लेकिन शायद फेडरल में उसकी डिटेल थोड़ी ज़्यादा हो। क्या इस नुक्ता नज़र से भी सोचा गया है? इसके लिए भी जी बिल्कुल, और इसके लिए हमने एक मैकेनिज्म कर दिया है, बल्कि आज हमने उसको अनाउंस भी कर दिया है। हमने एक एग्जामिनेशन रिव्यू कमेटी बना दी। हर बच्चे का हक है इम्तिहान ख़त्म होते ही, जैसे ही पेपर ख़त्म होगा, अगर एक कोई भी बच्चा ये कहे कि जी ये सवाल मेरे सिलेबस से बाहर है, वहीं एग्जामिनेशन सेंटर में वो अपना ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड कराएगा प्रॉपर फॉर्म के ऊपर। एग्जामिनेशन रिव्यू कमेटी उसी वक्त बैठी होगी, वो सवाल को देखेगी, चेक करेगी। अगर आप, जैसे आपने अर्ज किया पेशावर बोर्ड्स के पढ़े हैं, आप कहते हैं जी ये सवाल आया है नंबर 23, ये मेरे बोर्ड के सिलेबस से बाहर है, ठीक है, एग्जामिनेशन रिव्यू उसको फौरी वेरीफाई करेगी। अगर वो बाहर हुआ, दैट क्वेश्चन विल बी डिलीटेड, यानी कि उसका कोई नेगेटिव मार्क नहीं मिलेगा, कोई पॉजिटिव मार्क नहीं मिलेगा। सो हमने तो इस हद तक चले गए हैं टू इंश्योर कि किसी बच्चे को नुकसान। जब क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाएगा अली रज़ा साहब, तो क्या कोई ऑलरेडी उनके पास कोई ऐसी शीट तैयार होगी जिसमें ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस तैयार हो, कि अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जिसे स्टूडेंट बोले कि नहीं ये मेरे सिलेबस में नहीं था, मैंने नहीं पढ़ा, बट यू नीड टू गिव ऑप्शंस। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओके, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती है। दिस इज समथिंग व्हिच इज डन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि देखिए, अगर एक सवाल सिलेबस से बाहर हो जाए, आप उसको सिंपली डिलीट कर देते हैं। टोटल नंबर, अगर सवाल 99 है तो वो 98 हो जाएंगे, नंबर उसके ऊपर आएंगे। वो एक नंबर ना नेगेटिव जाएगा ना पॉजिटिव जाएगा, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ ये इंश्योर कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं, मैं आपको जो तलबा हैं उनका भी कंसर्न बता देता हूं। यूजुअली होता यह है कि जब कैट्स आने लगते हैं, चाहे इंजीनियरिंग के हो, मेडिकल के हो, तो मार्केट में से जो इस किस्म की किताबें होती हैं वो शॉर्ट होने शुरू हो जाती हैं। अब एक अजम्पशन है बच्चों की कि ये फेडरल के निसाब में से ये कॉमन क्वेश्चंस, ये कॉमन सिलेबस पिक किया जाएगा। फेडरल का निसाब, फेडरल की टेक्स्ट बुक्स इस वक्त अवेलेबल नहीं है मार्केट में। क्या बच्चों को इस हवाले से परेशान होने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने एक कमेटी बनाई, उसके अंदर हमने चारों प्रोविंसेस की यूनिवर्सिटी को बुलाया, IBC जो कि हमारा नेशनल लेवल इक्विवेलेंस बोर्ड है उसको बुलाया,
हमारी अपनी पीएमसी के लोग बैठे और हमने एक कॉमन सिलेबस उस तरह से क्रिएट किया ताकि हर प्रोविंस का उसमें इनपुट हो, हर एक आदमी उसको वेरीफाई कर सके। मैं आपको फिर बता दूं, फेडरल बोर्ड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने सिर्फ ये इंश्योर किया है कि वो सब्जेक्ट जो हर बोर्ड में अवेलेबल है इस वक्त, उसमें से सवाल हम निकालेंगे और कोई नहीं। अच्छा, एक बात ये बताइएगा, ये जो अभी हमने जो इतलाक अभी किया, जो पॉलिसी आपने बिल्कुल एंड टाइम पे चेंज की, कितना ही अच्छा होता ना कि अगर आप ये 2-3 महीने इस पॉलिसी का ऐलान करते थे ताकि जो स्टूडेंट्स है वो तैयारी कर लेते। साथ में आप लोग नम्स को फॉलो क्यों नहीं करते? नहीं, एक बात सुनिए, पहली बात है हम नम्स को फॉलो नहीं कर सकते। नम्स इज वन एडमिटिंग यूनिवर्सिटी। दूसरी चीज, अगर इसको मैं 2 महीने डिले कर दूं, लेट अस से मैं कहता हूं कि इम्तिहान आप दिसंबर में ले लें, तो मेडिकल कॉलेज के एडमिशन्स आप कब करिएगा? मेडिकल कॉलेज के एडमिशन्स चले जाएंगे मार्च अप्रैल में अगले साल। बच्चों ने पूरा साल पहला मेडिकल स्कूल का पढ़ना भी है, उनके मैं 4-5 महीने जाया नहीं कर सकता हूं। देखिए, बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं, किसी बच्चे को लेकिन पॉलिसी का ऐलान तो पहले हो सकता था, ये नहीं कह रहे कि आप बाद में कहते हैं, ये ऐलान पहले हो सकता था। नहीं, देखिए, ऐलान तो तभी आप कानून देख लीजिए किस दिन बना है, सितंबर के तीसरे हफ्ते में नोटिफाई हुआ। उसके बाद हमने फौरी पहली चीज प्रायोरिटी पे ये की है। और फिर मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं और ये समझ आइए कि सिलेबस हम नहीं बनाते, सिलेबस होता है हर एफएससी के बोर्ड का, वो एग्जिस्ट कर रहा है। हर बच्चे ने वही सिलेबस पढ़ के एफएससी का इम्तिहान दिया है, तो वो डरने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने पढ़ा है, एफएससी का इम्तिहान जिसकी बेसिस पे दिया है, उसी में से सवाल आएंगे, उसके बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। परफेक्ट। बहुत सारे बच्चों ने सर अभी एफएससी का इम्तिहान नहीं दिया इस साल, उनको प्रमोशन मिली है, उनको 3% जो है इजाफी मार्क्स दिए गए हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाए? कंटेंट जो है कि यार हम आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरे ख्याल में, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? मैं बिल्कुल, अब मुझे आप ये अब देखिए, अब मैं आपको एग्जैक्ट पेपर तो नहीं बता सकता ना इस वक्त, मगर मैं आपको ये बता सकता हूं बच्चों का कंसर्न है, इतना मुश्किल नहीं रख रहे, इतना मुश्किल नहीं रख रहे। मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी नम्स का एंट्री टेस्ट हुआ उनके अपने कॉलेजेस के लिए। 50,000 तलबा ने ऑल ओवर पाकिस्तान हर जगह से वो इम्तिहान दिया है। किसी ने कोई ये शोर नहीं मचाया कि उसका कोई सिलेबस मुश्किल था या कोई था। अगर 50,000 बच्चे पाकिस्तान के हर प्रोविंस से नम्स का इम्तिहान दे के अल्हम्दुलिल्लाह उसको आराम से कर सकते हैं, पास हुए हैं, तो फिर मुझे बताइए कि फिक्र क्यों कर रहे हैं? हमारा पेपर तो प्रॉब्ली नम्स का पेपर शायद ज्यादा मुश्किल है जो हुआ है। चले जी, हम इसी के साथ स्टूडेंट्स को फिर अच्छी खबर दे देते हैं, क्योंकि अली साहब ने कहा कि जो नम्स का जो पेपर हो तो फिर मुश्किल था, लेकिन ये पेपर आसान होगा क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी जो कि आपके एफएससी की किताबों में शामिल ना हो। एंड इफ़ यू थिंक कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस आई है, तो आप उसी वक्त जो आप कमेटी बैठी होगी और आप उसको बता सकते हैं, क्वेश्चन निकल सकता है। अच्छी बात ये भी है कि फॉर्म मौजूद होगा, अगर आउट ऑफ कोर्ट क्वेश्चन हो आप फौरन रिपोर्ट कर सकते हैं। एक आम खबर शामिल करते हैं, सिंध हाई कोर्ट में सूबे के जजीरों का इंतजाम विफाक को देने के मुतालिक ऑर्डिनेंस की समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद और दीगर अदालत में पेश हो गए। ऑर्डिनेंस के खिलाफ मजीद शहरियों ने दरखास्तें दायर की। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि समंदर में 12 नॉटिकल माइल्स के बाद विफाक की हदूद शुरू होती हैं। तामीराती काम से मैंग्रोव्स यानी साहिली जंगलात को बुरी तरह नुकसान पहुंचेगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शहरियों की दायर पिटीशन पर यह मामला हल नहीं हो सकता। सिंध असेंबली ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ रुदात पास की, जिसका एहतराम करते हैं। विफाकी हुकूमत कानून से मावरा कोई काम नहीं कर रही और मैंग्रोव्स का मामला अहम है और हम इसे देख रहे हैं। विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत से राब्ते में है, बाहमी ताउन से काम होगा, जिस पर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल शहरियार महर ने कहा कि सूबाई हुकूमत को किसी काम में एतमाद में नहीं लिया जा रहा। अदालत ने नई दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और अब जिसकी आइंदा समाअत है वो 13 नवंबर तक होगी। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सिंध में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज फैलने का जो मसला है ये काफ़ी संगीन है और इस हवाले से अब सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच का एक अहम फैसला सामने आया है। अदालत ने हुक्म दे दिया है कि अगर किसी को आवारा कुत्ता काटता है तो इसका जो मुकदमा दर्ज होगा वो इस इलाके के म्यूनसिपल ऑफिसर के खिलाफ दर्ज होगा। समाअत में सिंध के मुख्तलिफ अजला यानी कि सक्खर, नवाबशाह, नौशहर फिरोज, खैरपुर, जैकबाबाद, लाड़काना और घोटकी से म्यूनसिपल अफसरान मौजूद थे। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कुत्ते के काटने के वाकयात हर रोज हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर्स खुद इस मामले की निगरानी करें और म्यूनसिपल हुक्काम की गफलत के खिलाफ अदालत को आगाह करें।
इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीम सलाउद्दीन। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। पहले तो बताइएगा कि रेबीज़ के हवाले से अदालत ने अब हुक्म दिया है कि अगर कुत्ता किसी भी शख्स को काटता है तो उस इलाके में मौजूद जो म्यूनसिपल अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। आप क्या तबसरा करना चाहेंगे इस फैसले पर? देखिए, पूरे पाकिस्तान में हर शहर, हर देहात में यही शिकायत लोगों की तरफ से आ रही है कि उनकी हर गली, हर सड़क पे 8, 10, 20 कुत्ते घूम रहे हैं, दंदना रहे हैं, बच्चों को, बड़ों को काट रहे हैं। और ये बात कोई कल की नहीं है, माजी की बात नहीं है, इतनी पहले की बात नहीं है, लेकिन ये बरसों से उनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये कुत्तों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। वो खूब अच्छी तरह पनप रहे हैं, उनको खाना अच्छा मिल रहा है कूड़े करकट की वजह से। और हर साल हर कुत्तिया 10 से 20 कुत्ते जन्म देती है और जाहिर है इनकी आबादी तो बढ़ती रहेगी। तो ये कोई एकदम से अगर सिंध हाई कोर्ट की तरफ से ये अगर रूलिंग आ गई है तो ये कोई एक दिन, थोड़े दिन की बात नहीं है, ये तो पिछले बरसों से ही बात चल रही है। तो फिर मेरा ख्याल है इसके जिम्मेदार पूरे सूबे को, पूरे मुल्क में होना चाहिए। इसकी जो तजवीज़ हम दे रहे हैं उसके साथ उनका कोई सुलूक नहीं है, कोई उन्होंने हमें एनकरेजमेंट नहीं दी है। तो फिर ये बात अगर अभी सिंध हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दी है तो उनको देखना चाहिए कि ये कब से ये सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल, ये कोई अब से मामला नहीं, ये मामला काफ़ी ज़्यादा पुराना है और सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कुत्ते के काटे के जो वाक़यात हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी समाव आपको लगता है कि अगर जो म्यूनसिपल ऑफिसर है उसको जिम्मेदार ठहराया जाए, जब उसके खिलाफ मुकदमा काटा जाएगा तो ऑफकोर्स फिर वो इलाके का ख्याल भी रखेगा, मदद मिलेगी कुछ इन वाक़यात की कमी में, आप समझती हैं? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि देखें इसमें एक कोई सिस्टम होता है कुत्तों की आबादी कम करना और रेबीज को घटाना। और इतने सालों से हम कोशिश जो कर रहे हैं इंसानों के लिए कि उनको अगर कुत्ता काट ले तो उनकी तीमारदारी, उनके वैक्सीन, उनके सारे जो ट्रीटमेंट वो हम इंडस हॉस्पिटल से बरसों से कर रहे हैं। लेकिन और आप ये देखें कि रोज़ाना सिर्फ कराची शहर के अंदर 100 से 150 कुत्ते काट के केसेस आते हैं जो हमारे अस्पताल इंडस में आते हैं, कोई कहीं और जाते हैं और इनका इलाज हम करते हैं। लेकिन हर साल अगर 8-10 हज़ार या 20-30 हज़ार सिर्फ कराची के अंदर से केसेस आते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बाकी सूबे में, बाकी मुल्क में कितने केसेस हो रहे होंगे। बिल्कुल। तो जी, तो फिर ये देखते देखते हमने फैसला किया कि जो WHO, FAO हमें बताते हैं कि इसको इंसिडेंस को तीसरी दुनिया में कम करने के लिए एक ही तरीका है जिसे हम कहते हैं वन हेल्थ अप्रोच। तो वन हेल्थ अप्रोच का मतलब ये कि ठीक है हम साथ साथ इलाज भी करते रहेंगे विक्टिम्स को जिनको कुत्तों ने काटा हो, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पे ये बीमारी पैदा होती है, यानी कि पागल कुत्तों के मुंह के अंदर जो जरासीम है रेबीज का, उसे हमें कम करना होगा और साथ साथ कुत्तों की आबादी को एक पॉलिसी एंड पे काम करना होगा। साइंटिफिक अप्रोच इसके लिए चाहिए, जैसे कि डॉक्टर नसीम बता रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें इस हवाले से आगाह करने का। रात इस हवाले से डॉक्टर साहब क्या कह रही थी आपने सुना। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम गाहे बगाहे कोशिश करते रहते हैं कि हम आपको अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐसे बाहिम्मत लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं जो कि कोई भी मुश्किल उनके आड़े आ जाए वो कभी भी अपने ख्वाबों को फॉलो करना नहीं छोड़ते। और जनाब आज ऐसा ही एक सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद है एंड वी आर रियली ऑनर्ड कि आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब आतिफ असलम के फैन हैं और इनकी आवाज़ में क्या अल्लाह ने रस रखा है। तो जनाब ऐसा थोड़ी होगा कि हम आपको सिर्फ जो है ना वीडियो सुनाएं और वीडियो पे हम आपको कह दें कि जी अब आप भी इंजॉय करें। वीडियो पे नहीं टरखाएंगे, ऐसे नहीं टरखाएंगे हम आपको। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब द वन एंड ओनली हुज़ैफा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। साथ में वसीम शरीफ उनके साथ है जनाब, उनके गिटारिस्ट। कैसे आप दोनों? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। यार मुझे पहले तो ये बताएं सिंगिंग का शौक कब से है? सिंगिंग का शौक 7th स्टैंडर्ड से। 7th से? ओके। से सॉन्ग सुनते रहेंगे। इट वाज टेरिफिक, बहुत ज़बरदस्त था। ये बताइएगा कि सीखा आपने, शौक कैसे हुआ, किसने सपोर्ट किया और कैसा फील किया जब ये आपकी वीडियो जो है वो वायरल हुई?
स्टार्ट ऐसे लिया कि जब शुरू में छोटा था तो उस टाइम मुझे एज अ म्यूज़िक वीडियो डायरेक्टर बनने का शौक था। ओके। मैं चाहता था कि मैं मीडिया ज्वाइन करूं आगे, बैचलर्स इन मीडिया करूं। ओके। तो एक इंटरेस्ट था, और जब छोटा था तो जैसे एज में बच्चे ड्रामा कार्टून्स देखते हैं, अच्छा। उस एज में मैं सोचता था यार ये टीवी पे ऑन एयर कैसे होता है, कैसे आता है, क्या होता है। तो मेरे घर में मुझे अच्छी तरीके याद है एक नाटिंग डोर था, तो मैं अपनी सिस्टर को उस तरफ खड़ा करता था और खुद इधर खड़ा था, कहता आई थिंक ऐसे होता है ये। तो वो एक यंगेस्ट जनरेशन थी, वो एक उस टाइम का एक वो था सोच तो थी। अभी मतलब क्या प्लान है कि यार सिंगिंग को करियर बनाना फिर है? आगे जी बिल्कुल करियर बनाना है। और बिगेस्ट अचीवमेंट क्या होगी कि यार अगर मैंने ये कर लिया ना तो मैं मतलब समझूंगा अचीव हो गया काम। अपने ऑफिशियल्स करने हैं, एज अ प्लेबैक सिंगिंग करनी है। अच्छा हुज़ैफा, मुझे बताएं, जब आपकी वीडियो एकदम वायरल हुई, वो यू जी। एक्सपेक्टिंग कि आपकी वीडियो से वायरल होगी और हर बंदा देखेगा? हुआ रेंडमली सब कुछ। हम लोगों ने एक वीडियो की और देन वो जब वीडियो हमने पोस्ट की तो 1.8 मिलियन, आई गॉट 1.8 मिलियन 2 वीक्स। और वो एकदम इतनी ज़्यादा वायरल, इतने सारे डीएम्स, मैसेजेस, कमेंट्स, इधर टैगिंग उधर टैगिंग। कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का, कैसा लगा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और तो अभी आपका पाकिस्तान में आइडियल सिंगर कौन है, किसको आप फॉलो आइडियल सिंगर एक नहीं बहुत सारे हैं, एक का नाम लूंगा नाराज हो जाएंगे और सब। अच्छा, फिर भी एक कम तो एक का नाम। अगर एक का नाम लिया जाए तो आतिफ सर हैं, और आतिफ असलम को आप मतलब फॉलो कर रहे हो? ऑब्वियसली। दैट्स इनक्रेडिबल। तो अगर व्हाट इफ के आतिफ हमारे शायद शो देख भी रहे हो, व्हाट इफ आतिफ जो हैं वो आपको कहेंगे यार लेट्स डू अ थिंग टुगेदर, बहुत अच्छी बात होगी। बहुत अच्छी बात होगी। तो आतिफ यकीनन इस वक्त वो शो देख भी रहे होंगे। आतिफ टैलेंट आपके सामने हमने कर दिया है, तो बाकी चॉइस इज योर्स, कॉल करें। गाना हो जाए।